So let's start on lecture number 6 on units and measurements. तो we were doing the NCERT series. NCERT series में हमारा सेकेंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और उसका हम 6 लेक्चर कर रहे हैं. सो हमने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के. वी स्टार्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट कि हमने देखा था मेजरमेंट क्यों करना ज़रूरी होता है. फिर हमने मेजरमेंट का प्रोसेस देखा उसमें वी कम अक्रॉस अ टर्म यूनिट. फिर हमने यूनिट के बारे में जाना. फिर हमने देखा फिज़िकल क्वांटिटी. फिर देखा कि इतनी सारी फिज़िकल क्वांटिटी है, उन सबको कैसे हम लोग सबकी यूनिट कैसे डिफ़ाइन करेंगे. देन वी कम अक्रॉस कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए. उसके बेसिस पे यू कैन पुट अक्रॉस ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विद दैट 7 यूनिट्स. ठीक है. फिर देन वी हैव मूव अहेड. देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स. ठीक है. उससे पहले हम लोगों ने देखा था मेजरिंग का प्रोसेस देखा था और मेजरमेंट्स करी थी हमने स्मॉल डिस्टेंसेस एंड द लार्ज डिस्टेंसेस. ठीक है. लार्ज डिस्टेंसेस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैरेलैक्स का. उसके बाद देन वी हैव मूव ऑन टू द एरर्स. हमने देखा था एरर्स देखे थे. हमने एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर्स देखा, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स देखा. फिर उस एरर्स को लिखने का एक तरीका होता है दैट वी हैव स्टडीड थ्रू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. कि किसी भी रीडिंग्स को लिखने का एक तरीका होता है. इट इज़ नॉट लाइक यू राइट डाउन द रीडिंग विच इज़ मोर देन द प्रिसीशन दैट यू हैव टेकन. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीशन से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. देयर इज़ अ वे ऑफ राइटिंग इट. रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है दैट वी हैव स्टडीड फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर. और फिर हमने रूल्स देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, किस तरीके से हमें लिखना होता है, हाउ वी हैव टू राइट इट इन द अर्थमेटिकल ऑपरेशन. अनसर्टेनिटीज़ में कैसे लिखना होता है दैट वी हैव सीन. और हमने देखा था कि अगर कोई यूनिट हमने डिजिट ड्रॉप करनी है सो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का. ठीक है. और फिर हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस देखा था. हम लोगों ने समझा था कि डायमेंशन है क्या चीज़ होती है डायमेंशन. फिर हमने देखा था कि सेम वे जैसे यूनिट के 7 फंडामेंटल यूनिट के बेसिस पे वी आर हैविंग द 7 फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे वी कैन डिराइव ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. सो वी कैन हैव द डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है. तो 7 जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो उनके पावर को, अगर मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है वी हैव टू रेज के कितनी पावर मेरी रेज हो रही है ऑफ दैट फंडामेंटल यूनिट्स. इट्स व्हाट वी कॉल द डायमेंशन. फिर हमने देखा था डायमेंशन इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं और डायमेंशन फार्मूलाज देखे थे हमने. वी हैव सीन मल्टीपल क्वांटिटीज़ देखी थी हमने. वी हैव सीन मैकेनिकल क्वांटिटी जो एम मास, लेंथ और टाइम से डिफाइन हो सकती है तीन फंडामेंटल यूनिट से. देन वी हैव सीन अदर क्वांटिटीज़ ऑल्सो. थर्मल क्वांटिटीज़ देखी थी जिसमें थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर आ जाता है. देन वी हैव सीन द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ और हमने ल्यूमिनस रिलेटेड क्वांटिटीज़ देखी थी. ठीक है. सो उनका हमने डायमेंशन फार्मूला लिंक किया था. दैट्स अ न्यू थिंग. जो अगर आप ये चैप्टर अगर आप यू आर न्यू इन टू द 11th ओनली, सो कुछ एक हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी दैट मे बी न्यू टू यू बट लेटर ऑन विद द कोर्स यू विल गेट टू नो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. फिर हमने डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन देखी थी, किस तरीके से हम लोग करते हैं. हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था एंड फ्रॉम दैट प्रिंसिपल वी हैव सीन कि हाउ वी कैन चेक द इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं. देन वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़. और हमने देखा था उसमें भी कुछ एक कंस्ट्रेंट्स है डिराइव करने के. ठीक है. तो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन यूनिट एंड मेजरमेंट. आज का जो है हम लोग एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज करेंगे. आई थिंक वी आर हैविंग 34-35 क्वेश्चंस. सो वी आर ट्राइंग टू कवर अप ऑल द क्वेश्चंस. और आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आप पे छोड़ दूंगा, यू विल डू दैट. ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सारे देखेंगे सारे क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी बहुत ईजी भी हैं. इट्स जस्ट द यूनिट कन्वर्जन एंड ऑल. सो विल सी द कॉन्सेप्ट. बाकी आप यू विल डू द न्यूमेरिकल और द कैलकुलेशन ऑन योर ओन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज. पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ द क्यूब चाहिए जिसकी मेरे को साइड दे रखी है. ठीक है. और साइड मेरे को दे रखी है सेंटीमीटर में. ठीक है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइड इनटू मीटर में कन्वर्ट करनी है बिकॉज वी नीड द वॉल्यूम इन मीटर. ठीक है. मीटर में वॉल्यूम निकालना है. सो फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया 10⁻⁻² मीटर. सेम. तो 1 सेंटीमीटर में ये मेरी 10⁻² मीटर इज़ माई लेंथ ऑफ द साइड. और वॉल्यूम क्या होता है. इट इज़ L/3. इसको मैं 10⁻² को रेज़ टू पावर L कर दूंगा. ठीक है. फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वॉल्यूम. सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का. अगेन यहाँ पे रेडियस दे रखा है मेरे को 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और मेरे को mm में चाहिए. ठीक है. mm में करने के लिए क्या होता है मेरे को 1 सेंटीमीटर इज़ माई 10 mm.
ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को आई कन्वर्ट इट इनटू mm दोनों को, सो आई डू इट 20 mm ये, और ये हो गया 100 mm, ठीक है। और नाउ सरफेस एरिया विल टेक आउट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। सो सरफेस एरिया क्या होता है मेरा सॉलिड सिलेंडर का, दो ये वाला एरिया हो गया एंड दिस लेटर ये वाला जो हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस वाला एरिया, कर्व्ड सरफेस वाला हो गया पाई आर एल हो गया, और ये हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो मेरा दिस वन जो मेरा सर्कल वाला ये वाला दिस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो ये है ना सर्कुलर एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा कह रहा है मेरा कि व्हीकल मूविंग विद द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कवर्स कितने मीटर, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो बेसिकली मुझे बताना है कि ये राइट नाउ जो इसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर कवर कर रहा है इन 1 आवर, ठीक है। नाउ आई हैव टू टेल कि वो मीटर में कितना, सो बेसिकली वी हैव टू कवर इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है हमारा, 18 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज़ 10⁻³ मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर इज़ माई 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड से कर देंगे, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर मीटर पर सेकेंड। हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दे रखा है 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर मीटर ग्राम सेंटीमीटर -3 में निकालनी है, और किलोग्राम सेंटीमीटर में। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है दैट इज़ वी कैन राइट डाउन, अगर डेंसिटी जो होती है वी कैन राइट इट डाउन रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है मेरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है 1, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है 10⁻³, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट को वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1, यू विल गेट इट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड यू विल गेट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है, ठीक है। सो सिंपल है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया है, यहाँ पे सेम वे विल डू। यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। सो जैसे हम लोग सेम यही मेथड हम लोगों ने देखा था, वी अप्लाई इट इन द डायमेंशन में भी, डायमेंशन एनालिसिस में भी हमने देखा था यूनिट कन्वर्जन, बट यहाँ पे हम यूनिट से ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे 1 इंटू किलोग्राम को मेरे को ग्राम में चाहिए, तो मैं आई कन्वर्ट इट इंटू ग्राम। 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम, इंटू मीटर है मेरा, मीटर स्क्वायर 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर इज देयर, इट इज़ माई 100, सो 10⁻² का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, सो देयर इज़ नो चेंज इनटू इट, ठीक है। तो 1 दिस इफ आई कन्वर्ट इनटू इट विल कम 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ठीक है। सो दैट वे यू कैन डू। अब 1 मीटर को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइट ईयर, ठीक है। तो पहले लाइट ईयर पता होना चाहिए क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि हाउ मच लाइट ईयर इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है पहले तो, ठीक है, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर होता है कि हाउ मच डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, दैट इज़ 3 × 10⁸ इंटू, मैं अगर इसको 365 इंटू 365 डेज 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 24, सो इन दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई लाइट ईयर, ठीक है। दिस विल गिव मी द डिस्टेंस, दैट इज़ माई वैल्यू ऑफ लाइट ईयर। अब वैल्यू ऑफ लाइट ईयर कितनी होती है मेरी, इट इज़ 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना हो गया, इसको नीचे ले आएंगे, सो 1 मीटर में दिस इज़ माई लाइट ईयर, इसको ये वाली टर्म को आई विल ब्रिंग इट डाउन एट डिनोमिनेटर, सो 1 मीटर में आ जाएगा दिस मैनी लाइट ईयर्स, ठीक है। एक लाइट ईयर में दिस मैनी मीटर्स होते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इफ दिस इज दिस मैनी मीटर्स और किलोमीटर, इवन आई फॉरगेट। आई थिंक मीटर ही होते हैं। yes, it is meter only, so from there we can get it. नेक्स्ट है मेरा कि इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, तो यहाँ पे सेम वही 3 को मीटर को पहले किलोमीटर में कर दो, 10⁻³ डिवाइडेड बाय सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, सो 1 आवर इज़ माई 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। और 1 सेकेंड को आप आवर में कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 3600 कर दो, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3600 ये आपका सेकेंड में हो गया, ठीक है, दैट इज़ इन योर आवर, एंड फ्रॉम देयर यू डू द 3600, 1 डिवाइड बाई 3600 ये आवर में हो गया, और ये मेरा किलोमीटर में हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू इन मीटर पर इन दिस किलोमीटर पर आवर।
सो ये स्क्वायर है, सो यहाँ पे क्या होगा ना मेरा 3 इंटू 10⁻³ ये किलोमीटर में हो गया। सेकेंड को आई कन्वर्ट सेकेंड इंटू आर, इट इज़ 1/3600, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ माई आवर -2, और वी कैन राइट इट डाउन, यहाँ पे आवर हो जाएगा ये सिंपल, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा किलोमीटर। ठीक है, ये आवर स्क्वायर इंटू किलोमीटर। तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू आपको जो चाहिए ये वाली। ठीक है, यहाँ पे है मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले तो न्यूटन को आप कन्वर्ट कर लो। न्यूटन क्या होती है मेरी, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन को भी मास इंटू आप लेंथ इंटू लेंथ मीटर में लिख दो, लेंथ इंटू सेकेंड -2। ठीक है, ये आपके न्यूटन में आ गई, इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम -2। ठीक है, मास को भी आप यहाँ पे किलोग्राम में लिख दो। ठीक है, सो फ्रॉम देयर यू कन्वर्ट इट एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू दिस वन। ठीक है, तो पहले आप इसको ओपन करके जहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन को आप पहले चेंज कर दो। न्यूटन इज़ योर m इंटू ए, मास हो गया आपका किलोग्राम, इंटू लेंथ हो गई आपकी मीटर, इंटू t सेकेंड -2। ठीक है, नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, तो ये आ गई किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, और आपकी मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है और किलोग्राम -3 है, तो ये कितनी आ गई मेरी किलोग्राम, मीटर आ गई मीटर क्यूब, और ये किलोग्राम, ये -2 है, -2 और ये 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये किलोग्राम -1 हो गया, मीटर इस क्यूब है, मीटर यहाँ पे ये है, ये मीटर क्यूब हो गया, और ये सेकेंड -2 हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी, मैं जब इसको कन्वर्ट करूँगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू दिस ओनली। राइट हैंड साइड में हमारा सेंटीमीटर की जगह राइट हैंड साइड में मीटर की जगह सेंटीमीटर है, एंड किलोग्राम की जगह मेरा ग्राम है। ठीक है, इसकी जगह मेरा सेंटीमीटर है, एंड सेकेंड का सेकेंड है। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू पुट कि ये मेरी यूनिट, आई कैन कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू इट। अब मैं बस इसमें आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर कि ये मेरी ऐसे आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड किलोग्राम -1। ठीक है, अब मेरे को इसमें बस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर का क्यूब, सेकेंड का -2 ही रहने देना, किलोग्राम हो गया मेरा 1 किलोग्राम में 10⁻³ -1। ठीक है, सो लाइक दैट यू हैव टू पुट और 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये वाला आपका कन्वर्जन हो गया। ये जो यूनिट आएगी आपकी, यू विल गेट इट इन दिस यूनिट। ठीक है, सो इस तरीके से यू हैव टू डू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है एक कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू, सो 1 कैलोरी इज़ माई 4.2 जूल। 1 जूल की मेरे को यूनिट दे रखी है, 1 जूल इज़ माई 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, इफ़ यू एम्प्लॉय अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास, अब नई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई है, उसमें यूनिट ऑफ मास इज़ माई अल्फ़ा किलोग्राम, यूनिट ऑफ माई लेंथ इज़ माई बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ माई सेकेंड इज़ माई गामा सेकेंड। ठीक है, ये मेरी नई यूनिट्स में हो गया। तो विल डू इट विद डायमेंशन एनालिसिस। उसमें क्या होता था हमारा कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ योर एनर्जी, इट इज़ यहाँ से देख सकते हैं m मास, L2 एंड T -2। ठीक है, ये सेम डायमेंशन मेरी रहेंगी इन द whenever we do और यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि हमारे को इस यूनिट में चाहिए ना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरे को कैलोरी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो यहाँ नई ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरी कितनी है, दिस m1 L1 2 T -2 1। ठीक है, इज इक्वल टू N2, और ये मेरी नई सिस्टम ऑफ यूनिट है M2 L2 2 T
1 माइनस 2, ठीक है। मेरे को ये आंसर चाहिए n2, तो मैं ये वाली टर्म को इसके नीचे ले जाऊँगा। सो हेयर इट विल बी n1 m1 बाई m2 n1 m1 बाई m2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 1 L1 बाई L2, यहाँ हो जाएगा मेरा 2, और T1 बाई T2 यहाँ पे हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू माई n2। अब n1 जो है मेरा दैट इज़ 4.2, बिकॉज कैलोरी में निकालनी है मेरे को, कैलोरी इज़ नथिंग बट जूल, और ये मेरी जो थी जूल की थी। सो 4.2 टाइम्स इंटू m1 जो है मेरा किलोग्राम में, और m2 जो है मेरा अल्फ़ा किलोग्राम है। सो 1 बाई अल्फ़ा हो गया, ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल 1। ये L1 जो है मेरा बीटा मीटर है, सो ऊपर मेरा मीटर है यूनिट में, सो मीटर डिवाइडेड बाय बीटा मीटर, सो मीटर से मीटर कैंसिल, रेज़ टू पावर 2। थर्ड आ गया मेरा टाइम में, आ गया मेरा 1 बाई गामा सेकेंड, सो ऊपर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये -2। तो मेरी जो यूनिट आ गई 4.2 अल्फ़ा रेज़ टू पावर -1, बीटा रेज़ टू पावर -2, गामा रेज़ टू पावर 2। सो दिस इज़ माई यूनिट ऑफ कैलोरी की ये वाली यूनिट हो गई मेरी, ठीक है। दिस इज़ माई कैलोरी यूनिट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, शो दैट द कैलोरी इज़ 4.2, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट इट इन द न्यू यूनिट्स, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है मेरे को टू कॉल ए डायमेंशन क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज़ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। ऑब्वियसली कोई भी क्वांटिटी है, इट कैन बी सेट, जो लार्ज और स्मॉल है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं लार्ज और स्मॉल? यू कैन नॉट से समथिंग इज़ लार्ज और समथिंग इज़ स्मॉल, so it is with the respect to something only, ठीक है। standard of comparison, in the view of this, reframe your following statement whenever it is necessary. Atom are very small objects. Obviously if you say atom are very small object, in front of the if you say in front of human being, ठीक है, human being के according atoms are very small, but atoms are very big with respect to nucleus, ठीक है। atoms are very big with respect to nucleus, so that way you have to put across the comparison here. A jet plane move with a great speed, ठीक है, jet plane moves with a great speed with respect to car, okay, that is right, but it is moving slow also with respect to rocket, ठीक है। or with respect to the speed of earth which is revolving around the sun, so it is all relative. So mass of the Jupiter is very large, so we can say it is comparable to earth, it is very large, but when it's compared to sun it is very less. Air inside the room contains large number of molecules, ठीक है, so it is again air inside the room is contain large number of molecules, but air inside you can say multiple rooms, it is having lesser number of molecules. A proton is much more massive than the electron, this term is right, ठीक है। it is showing a comparison at proton versus electron, ठीक है। तो obviously proton is massive here. The speed of sound is much smaller than the speed of light, that is also comparable. We know speed of sound is lesser than speed of, much smaller than speed of sound, so that is also comparable. So the here it is clarifying that कि आपको जब भी ये small और large जब भी चीज़ें लिखनी होती है, you have to write down in comparison. You cannot write down कि A is large, you cannot close the sentence with A and large, A is large or B is small. You have to show A is larger than this, A is smaller than this, like that, ठीक है। next है new unit, in a new unit of the length it is chosen that the speed of light in the vacuum is unity, ठीक है। basically it is 3 into 10 to the power 8, but the new speed of light is unity. what is the distance between the earth and the sun in terms of new unit if the light takes 8 minutes, ठीक है। so मेरे को distance निकालना है, distance is nothing but my speed of light into time, ठीक है। speed of light 1 है और इसमें मिनट मैंने डाल दिया 8 into 8 minutes 60 +20, ठीक है। ये मेरा मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डिस्टेंस, दैट कम्स आउट टू बी 500 आई थिंक, ठीक है। नाउ हियर इट इज सेइंग विच वन इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस, वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल, स्क्रू गेज विद 1 mm पिच इन 100 स्केल डिवीजन, एंड सो विल से कि वर्नियर कैलिपर में 20 डिवीजन है। बेसिकली हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर हम लोग 10 डिवीजन लेके चलते हैं। सो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं मेरे। तो जो वन डिवीजन जो बचता है ये वाला, ठीक है, वो जो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 10, ठीक है। ये 10 के 10 में डिवाइड होता है ना, ये जो मेरा एक बचा हुआ है, बिकॉज ये मेरे 10 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गए। बट यहाँ पे मेरे जो मेन स्केल होते हैं ये जो ओवरलैप कर रहा है 9, और ये जो 10वां मेन स्केल होता है इन दोनों के बीच में कितना है 1 mm। ये 1 mm मेरा जो जाके है इन 10 में डिवाइड हो रहा है ना, तो 0.1 mm इज़ माई
दैट इज़ माई लीस्ट काउंट। ये जो 1 है ये 10 में डिवाइड हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे 20 डिवीजन है, दैट मीन्स ये जो 1 है मेरा 20 में डिवाइड होगा। सो नाउ माई लीस्ट काउंट इज माई 1 डिवाइड बाई 20। सो दिस इज माई लीस्ट काउंट, 1 डिवाइड बाई 20 mm इज माई लीस्ट काउंट, ठीक है। नाउ सेकेंड इज another way you can do it with the 1 mean scale division minus 1 least count division also. So from that also you can calculate, but I have explained it in a different manner. So screw gauge क्या होता है मेरा, screw gauge का कैसे निकालते हैं, वन पिच मीन्स कि जो लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है वो एक राउंड सर्कुलर आर्क, जैसे हम लोग ने देखा ना कि इस तरीके से अगर आप मूव करें स्टेयर्स पे तो आपने पूरा का पूरा राउंड ले लिया एक, तो आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना मूव हुआ। तो सेम वे यही होता है, पिच का मतलब हो गया आपने कि स्क्रू गेज में पूरा जब आपने राउंड ले लिया, सर्कुलर डिवीजन कर लिया 100, उसमें आपका 1 mm मूव किया। सो 1 mm जो मूव किया आपका 100 जो डिवीजन मेरे सर्कुलर स्केल पे है। सो दैट मीन्स 1 डिवीजन पे कितना मूव करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इट इज़ 0.01 mm. सो दिस वन इज़ बेटर देन माई this device is more precise than my vernier caliper with 20 division. Now third one is optical instrument that can measure length within a wavelength of light, ठीक है। so this one is like wavelength of light कितनी होती है मेरी, almost wavelength of light is 4000 angstrom to 7000 angstrom, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इफ़ यू टेक इट रफली रेड लाइट का अगर हम लें तो 6000 एंगस्ट्रॉम आती है। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया कि 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो this, if you see, this one is having the most precision, this optical instrument is having the most precision, ठीक है। so हमने देखा था इन आवर दिस चैप्टर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि उसका जो रेजोल्यूशन होता है, लीस्ट काउंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे हमारी वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये मतलब जो स्मॉलेस्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है, लीस्ट काउंट होगा, वो इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ़ यू कंसीडर द रेड लाइट की वेवलेंथ, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा मोस्ट प्रिसाइज वन है। नेक्स्ट है मेरा a student make measure the thickness of the human hair by looking it through a microscope with a magnification of 100, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखा जिसका मैग्निफिकेशन 100 है। he makes 20 observation and find that the average of the hair is from the field of view of microscope is this one. तो what is the estimate of the thickness of hair, that means ये जो दिख रहा है इसको 100 टाइम्स एनलार्ज होकर दिख रहा है, that means जो एक्चुअल होगा उसका 3.5 डिवाइडेड बाई 100 होगा, ठीक है। that will be the estimated thickness of the hair, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, ठीक है। एक थ्रेड दे रखा है एंड अ मीटर स्केल इज बीन गिवन, हाउ यू विल कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ठीक है। ये थ्रेड है मेरा, ठीक है, दिस थ्रेड इज गिवन, और मेरे को मीटर स्केल दे रखा है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थ्रेड को विल स्टार्ट वूंडिंग दिस, ठीक है, इसको वूंड करना स्टार्ट कर देंगे। इसको जितना आपने वूंड किया ये बिल्कुल एनक्लोज रहेगा, बिल्कुल पास पास रहेगा इसके, ठीक है, ठीक है, उतना जितना पास पास रहेगा बिल्कुल इसके। सो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इसका डायमीटर, इट इज़ नथिंग बट जो मेरी मीटर स्केल पे रीडिंग आएगी, ठीक है। सपोज मेरी मीटर स्केल पे जो भी रीडिंग आएगी, एल रीडिंग आई है, सो यहाँ से मैं आई कैन ईजिली टेक आउट माई डायमीटर निकालना। सो डायमीटर इज नथिंग बट मैं जो मीटर स्केल पे रीडिंग है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स आई कुड एबल टू काउंट आउट फ्रॉम हियर। सो दैट वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ठीक है। नाउ है स्क्रू गेज हैज़ अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिविजन्स, ठीक है। स्क्रू गेज इज हैविंग स्क्रू गेज की जो पिच है हमारी, तो दैट मीन्स जो सर्कुलर स्केल है उसके 200 डिवीजन, जब वो 200 डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे होते हैं, जब वो पूरे 200 डिवीजन जब सर्कुलर स्केल मूव कर जाता है तब वो 1 mm मूव करता है। सो इसकी जो एक्यूरेसी आ गई जो लीस्ट काउंट आ गया 1 डिवाइड बाई 200 आ गया, ठीक है। डू यू थिंक दैट वी कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन? तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ये कहती है लीस्ट काउंट इज नथिंग बट योर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें, इसको अगर हम बढ़ा दूँ, इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो ऑब्वियसली लीस्ट काउंट मेरा कम हो जाएगा, प्रिसीशन बढ़ जाएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप काउंटिंग, आप वो जो डिवीजन है वो नेकेड आई से विजिबल ही नहीं होंगे आपको, तो आपका सारा पर्पस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे ज़्यादा डिवीजन नहीं कर सकते, बिकॉज विद योर नेकेड आई यू कुड नॉट एबल टू रिजॉल्व मोर देन दिस डिवीजन, ठीक है। So that's why you cannot able to do the mean diameter of a thin brass rod to be measured by the vernier caliper, ठीक है। Why is the set of 100 measurement of the diameter expected to yield more reliable result than the 5? So because of random error, जितने आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, आपका रैंडम एरर डिक्रीज़ करेगा। दैट मीन्स के जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतनी आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी दैट इज़ मोर क्लोज टू, जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज़ मोर क्लोज टू ट्रू वैल्यू। सो रैंडम एरर डिक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है।
अगला है फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया दिस मच। फोटोग्राफ है, ठीक है, जो 35 mm की स्लाइड पे उस पर दिस मच एरिया इट इज़ ऑक्यूपाइंग। सो दिस इज़ माई सपोज फोटोग्राफ, उस पर जो हाउस का एरिया दिस मच इट इज़ ऑक्यूपाइंग, दिस इज़ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्लाइड इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द हाउस कम्स आउट टू बी दिस वन, ठीक है, एरिया ऑफ हाउस कम्स आउट टू बी दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ मैग्नीफाइंग, जैसे मैंने प्रोजेक्टर पे लगाया, सो दिस एरिया गॉट मैग्नीफाइड टू दिस लेवल, ठीक है। व्हाट इज़ माई लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये जैसे आपकी ये लाइन है एंड यू मैग्नीफाई इट एंड दिस इज योर लीनियर मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन क्या है, ये आपका एरिया है एंड यू आर मैग्नीफाइंग दिस एरिया टू दिस वन। सो दिस इज योर एरियल मैग्नीफिकेशन एंड दिस इज योर लीनियर मैग्नीफिकेशन, दिस वन इज योर लीनियर मैग्नीफिकेशन। इन दोनों के बीच में जो मेरा जो रिलेशनशिप होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज रूट ऑफ योर एरियल मैग्नीफिकेशन, एरिया मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हमें एरिया मैग्नीफिकेशन यहाँ पे है, ठीक है, इसका रूट निकाल लेंगे बिकॉज यू नो कि इसको मैग्नीफाई यहाँ से यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, तो वी कैन राइट इट डाउन 1.55 डिवाइडेड बाय 1.75, इसको मीटर में चेंज करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर एरियल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब इसका मैं अंडर रूट ले लूँगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। अब मेरे को बताना है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो हमने रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसमें देखेंगे हम लोग डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हमारा 10⁻⁴ जो भी होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो मेरे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे डेसिमल के ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होता ही है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरा यूनिट के साथ कुछ चीज़ दे रखी होती है, ठीक है, तो दैट इज़ सिग्निफिकेंट। और सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा डेसिमल के बाद की जो भी ट्रेलिंग जीरोज होते हैं दैट इज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे मेरे 4 सिग्निफिकेंट सॉरी यूनिट के साथ का मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरे डेसिमल के बाद जो भी मेरा ट्रेलिंग जीरोज होता है दैट इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर ट्रेलिंग जीरो होता है दैट इज सिग्निफिकेंट, तो 4 हो गई यहाँ पे मेरे ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है, तो अगेन यहाँ पे 4, ठीक है। तो इन तीनों में मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। अब मेरे को दे रखा है यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है मेरे को, एंड एरिया एंड द वॉल्यूम निकालनी है टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये हमने देखा था कि हाउ योर सिग्निफिकेंट फिगर, किस तरीके से आप रूल्स हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। एरिया और वॉल्यूम में तो दोनों में हमारा मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था वील हैव टू टेक द लीस्ट, जिस नंबर का लीस्ट मेरा काउंट है, ठीक है, जिस नंबर का मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। किसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ये। तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा दैट करेक्ट आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आप इन तीनों को यू नो द फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, और सरफेस एरिया के लिए you need a rectangular sheet, so 2 times of your so surface area you will take out 6 times of मतलब every ये होता है ना आपका, so surface area you have to take out इसका surface area, इसका multiply, that you have to multiply each and every sheet, rectangular sheet, ठीक है, उसको multiply करके you add all of them and you will get the area, surface area, ठीक है। and this if you once you get the area, final जो result आएगा that is in your 3 significant figure, ठीक है। वो final result should be in 3 significant figure. So or you can do 2 times of LB, ये भी एक फॉर्मूला होता है, BH लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये भी आप, ये हो गया आपका एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम आपका LBH आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है मेरा कि मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड फ्रॉम द ग्रॉसर बैलेंस इज दिस मच, 2 gold pieces of this one is added. So again it is a कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है हमारा एडिशन वाला, ठीक है। इसमें मैं ये दोनों ऐड करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मेरी यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है, हाउ मच इज इट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर 4, लेकिन हम जब एडिशन वाले में देखते हैं और सबसेक्शन वाले में वी टेक द डेसिमल, किसका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल है। यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बाद कितना है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और हम एडिशन कर रहे हैं। सो फाइनल जो मेरी सिग्निफिकेंट फिगर होगी दैट विल कम विद द 2 डेसिमल प्लेसेस, जो फाइनल होगा इन तीनों को ऐड करने के बाद। सो टोटल मास विल बी, और डिफरेंस ऑफ द मासेस देखें इन दोनों के बीच का, सो डिफरेंस ऑफ द मासेस विल टेक सो इट ऑटोमेटिकली कम आउट इन 2 डेसिमल प्लेसेस, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सो फाइनली द आंसर शुड बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस, और उससे लेस भी आ जाता है कभी कभार हमारा, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट।
यहाँ पे क्या है हमारा एक फिज़िकल रिलेशनशिप, फिज़िकल क्वांटिटी P है, उसके 4 ऑब्जर्वेबल्स हैं, ये इन दोनों में रिलेशनशिप दे रखा है। परसेंटेज एरर मेरे को दे रखा है ABCD का, दिस इज़ माई परसेंटेज एरर। व्हाट इज़ माई परसेंटेज एरर ऑफ माई, अगर इनमें ये परसेंटेज एरर है, आई नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन P। इफ़ P इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिजल्ट इज़ दिस वैल्यू, वट शुड यू राउंड ऑफ टू द रिजल्ट, ठीक है। सो अब परसेंटेज एरर निकालते हैं पहले हम। तो हम लोगों को पता है, वी हैव सीन इट इन द एक्सपोनेंट केस में, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा दिस प्रोपगेशन ऑफ एरर, जब हमारा पावर रेज अप होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा C बाई C, ये रूट का 1/2 हो गया ना, प्लस डेल्टा D बाई D, ठीक है। ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे वी पुट ऑल द वैल्यूज़ एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल के हमारा कितना आएगा, सो यहाँ पे 3 इंटू 1 3% आएगा, 3 इंटू 2 6% आएगा, प्लस 6%, सो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 9 10 11 13% आ जाएगा। 13% को अगर मैं वैल्यू लिखूँ, सो 13% इज़ 0.13, ठीक है। 13% इज़ 0.13। सो इसमें मेरे को पूछा है कि इन दिस इफ़ द वैल्यू ऑफ द P इज़ कैलकुलेटेड टू बी टर्न आउट टू बी दिस, सो वी हैव टू टेक आउट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि मेरा जो एरर आ रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक है 0.13। सो फाइनली नो, सो माई एरर इज़ 13 है ना, तो 0.12, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आई हैव टू टेक आउट द आंसर इन माई 2 सिग्निफिकेंट फिगर if this is my error, because 13% is the error, so अगर मैं इसको करूँ तो 0.13 आ गया, so it is 2 significant figure. So my answer, if यहाँ पे जो आ रहा है, this is, it turns out to be this, that means so my final answer should be in 2 significant figure, so that means 3, और ये वाला होगा, इसको मेरे को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, दैट मीन्स ये मोर देन 5 है, आई हैव टू इंक्रीज इट, सो ये आंसर आएगा 3.8, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 3.8 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, a book with many printing errors contains 4 different formula। ये हमारा जो क्वेश्चन है दैट रिलेट्स विद आवर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे और वी चेक बोथ द साइड्स की डायमेंशंस चेक करेंगे टू फाइंड आउट कि वेदर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे साइन के अंदर का, जैसे हमने कल देखा था ना, साइन के अंदर की भी जो आर्ग्यूमेंट होती है दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, और ये टोटल भी डायमेंशनलेस होती है। तो यहाँ पे जो है मेरा टी है, सो दोनों की सेम डायमेंशन है, तो कैंसिल, तो अंदर की मेरी 2 पाई आ गई, सो डायमेंशनलेस है, ये ठीक है। ए की मेरी डायमेंशन क्या, वाई की डायमेंशन क्या है मेरी, वाई इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन मेरी एल हो गई, और ए इज़ माई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो इसकी भी एल हो गई, सो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या है मेरा, पहले अंदर की देखते हैं, वी इंटू टी, इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट ऑलरेडी, बिकॉज वी इंटू टी ये मेरी वेलोसिटी है, इंटू टाइम, इट इज़ नॉट कम आउट टू बी डायमेंशनलेस, सो दिस इज़ ऑलरेडी रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, साइन टी बाई ए क्या है मेरा यहाँ पे, टी ए इज़ माई A is my displacement and T is my time, so अंदर का ही मेरा गलत आ गया यहाँ पे, and this also wrong, so this is also not dimensionally correct because ये मेरी लेफ़्ट की ये है मेरी this is my L, ठीक है, this is my length है, यहाँ पे जो मेरा length by time आ रहा है, so this is my dimensionally wrong, और ये भी जो अंदर की आ रही है that is also not dimensionless, so that is dimensionally wrong। ये वाली देखते हैं, इसमें साइन का ये देखते हैं, ये टी से टी कैंसिल, सो दिस इज़ अगेन डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये वाली टर्म मेरी सही है। अब यहाँ पे a √2 है, सो दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे a की मेरी लेंथ की डायमेंशन है, √2 डज नॉट मैटर, कि मेरा तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट, दीज टू आर रॉन्ग। सो ये भी मेरा डायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर है। यहाँ पे कह रहा है कि दिस फॉर्मूला इट्स बिन कैलकुलेटेड ऑफ मूविंग मास with the rest mass, बट यहाँ पे जो होगा मेरा विल सी के समथिंग रॉन्ग इन दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस फॉर्मूला। सो अगर हम देखें डायमेंशनली, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मास है, तो यहाँ पे ऊपर मास आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों मास इज इक्वल टू मास हो गया, सो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनलेस, दिस क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस, ये तो डायमेंशनलेस है, और हम इंडिविजुअली भी देखें तो दिस ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है, ये वी वाला भी। सो यहाँ पे डायमेंशनलेस बनाने के लिए आई हैव टू डिवाइड इट बाय c², देन ओनली इट विल बिकम, ये भी मेरी यूनिट डायमेंशन वेलोसिटी की हो जाएगी, ये भी मेरी वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी, इन दोनों को कैंसिल करूँगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, और m और m मेरा that will left hand side is equal to right hand side, so यहाँ पे जो मेरा c है that I'll divide it by here c², then only it will become dimensionless, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, यूनिट लेंथ ऑफ द कन्वीनियंट साइज ऑफ एटॉमिक स्केल इज़ नोन टू बी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एटॉमिक स्केल पे लेंथ को हम लोग वी टेक इट विद द एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज़ नथिंग बट 1 एंगस्ट्रॉम इज़ योर 10⁻⁻10 मीटर। द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट दिस मच। व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन? एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है मेरे को। सो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है मेरा? वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये मेरा एटॉमिक वॉल्यूम होगा वन हाइड्रोजन एटम का, वन हाइड्रोजन एटम का होगा। ठीक है, एक एटम का मेरा ये एटॉमिक वॉल्यूम होगा इनटू एक मोल में मेरे को निकालने हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी नो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब की जगह आप ये जस्ट पुट द वैल्यू, ये जो आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। नेक्स्ट भी वैसे ही है मेरा, यहाँ पे दे रखा है 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है, एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इट होल्ड दिस मच वॉल्यूम ऑफ द मोलर वॉल्यूम होल्ड करती है। सो अगर मैं इसको मीटर क्यूब में लिखूंगा सो 22.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब हो जाएगा। द रेशियो ऑफ माई मोलर वॉल्यूम एंड द एटॉमिक वॉल्यूम बताना है। मोलर वॉल्यूम मेरा ये हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम वी कैन फाइंड आउट, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट इन द अबव एग्जाम्पल, सो वी कैन यूज़ दैट। सो दैट वन विद द एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम होगा Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे मेरा एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा। मेरे को चाहिए रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, दैट मीन्स आई विल डू मोलर वॉल्यूम इज 22.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये मेरा आ जाएगा एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, आई विल गेट दिस रेशियो इज़ वेरी लार्ज, इट कम्स आउट टू बी वेरी लार्ज बिकॉज जो मेरा मॉलिक्यूल्स का साइज़ है, जो मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का साइज़ है दैट इज़ वेरी मच स्मॉल। जो इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन है दैट इज़ वेरी मच बिग। दैट इज़ वाई जो मोलर वॉल्यूम आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है और मेरा एटॉमिक वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है, बिकॉज इनका जैसे ये मैं देखूँ ये 4 मॉलिक्यूल हैं, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज दिस मैनी स्पेस। ठीक है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट इन चारों का अगर मैं इंडिविजुअल का वॉल्यूम देखूँ तो बहुत छोटा आ रहा है, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम बस। ठीक है, सो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है सेपरेशन, दैट्स वाई दिस रेशियो विल कम आउट टू बी वेरी लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें बता रहा है कि वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग विद अ ट्रेन, ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट जैसे ट्री देखा आपने, तो ट्री आपको फास्ट मूव करता हुआ दिख रहा है रादर देन अगर आपने डिस्टेंट माउंटेन देखा। ठीक है, आपने बहुत दूर माउंटेन देख रहे हो या बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है, पर जो आपके पास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द पैरेलैक्स ओनली, कि आप जब यहाँ मूव कर रहे हैं सो जैसे ये ट्री इस पोजीशन पे है, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा ना एक एंगल बना रहा होगा आपकी आइस पे साइड पे। ठीक है, ये दिस एंगल विल बी मेकिंग, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका एंगल मूव कर रहा होगा दैट इज़ व्हाट इफ़ दिस इज़ ओमेगा, इफ़ यू से दिस इज़ माय एंगुलर वेलोसिटी जो बना रहा होगा दैट इज़ नथिंग बट ये जो आपकी जिस स्पीड से आपकी ट्रेन मूव रही है दिस v डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस जो आपका क्लोज होगा। ठीक है, जितना मेरा पास डिस्टेंस होगा उतना मेरा ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा दैट मीन्स आपको ये फास्ट मूव करते हुए दिखेंगे। और जितना मेरा डिस्टेंस ये बड़ा होगा, सपोज ये बहुत फार अवे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मेरा उतना ज़्यादा होगा दैट मीन्स ये ओमेगा मेरा उतना छोटा होगा, ओमेगा स्मॉल होगा, ओमेगा मेरा इतना स्मॉल होगा, ओमेगा स्मॉल होगा दैट मीन्स जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे रोटेट होते हुए नहीं दिखेंगे। तो पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे तो आपके सामने एंगल बहुत बड़ा बनाएंगे। ठीक है, दिस एंगल विल बी देयर, सपोज ये ए पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे है। ठीक है, जो आपके आई साइड से, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होंगे ठीक है दे विल मेक वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, वो बहुत स्मॉल एंगल बनाएंगे। सो दैट्स वाई अपेरेंटली ये लगता है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहे, पास वाला ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपका एंगुलर जो जी होगा जिस एंगल दैट सबस्टेंट लार्जर एंगल, जिसकी वजह से उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी एंड इट फील्स लाइक के अपेरेंटली कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं दोज आर मूविंग फास्टर। ठीक है, एंड इट इज़ फिनोमेना ऑफ पैरेलैक्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है यही प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स जो है हमारा। सो ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स यहाँ पे जो हमारे को इतना सारा दे रखा है, बट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पारसेक। तो पारसेक क्या होता है मेरा, जो सन होता है, सन और अर्थ के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, उसकी वैल्यू आती है 1.496 इंटू 10⁻11। पारसेक जो होता है वो डिस्टेंस होता है जहाँ से इन दोनों के बीच का जो मेरा एंगल आ रहा है दैट इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकेंड का एंगल सबस्टेंड कर रहा है। ठीक है, ये पारसेक हो गया वो डिस्टेंस जहाँ पे इन दोनों के बीच का जो 1 AU है वो 1 सेकेंड मेरा एंगल सबस्टेंड कर रहा है। तो 1 पारसेक कितना हो गया मेरा। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा यही दे रखा है 1 पारसेक किस तरीके से निकालना है। सो 1 पारसेक इज़ नथिंग बट सो थीटा, हम लोग जो पैरेलैक्स वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट था उसी के बेसिस पे देखते हैं। ये पैरेलैटिक एंगल जो सपोज ये थीटा हो गया, सो इन दोनों के बीच का जो हो गया मेरा, सपोज आई विल टेक थीटा इज इक्वल टू
1 AU डिवाइडेड बाय, तो ये आर्क ओवर रेडियस हो गया 1 पारसेक, ठीक है। पारसेक कितना हो गया, 1 पारसेक इज़ नथिंग बट माई 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मेरा कितना होता है 4.85 इंटू 10⁻³ रेडियन, आई पुट दिस वैल्यू, और AU मेरा ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ माई 1 पारसेक। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इज़ माई वैल्यू ऑफ माई 1 पारसेक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, इसमें कह रहा है कि नियरेस्ट स्टार है मेरा विच इज़ इन द सोलर सिस्टम 4.29 लाइट ईयर्स अवे, हाउ मच इज़ दिस वैल्यू इन द पारसेक, ठीक है। हमारे को 4.29 लाइट ईयर्स दे रखी है, सो 1 लाइट ईयर इज़ दिस मैनी मीटर, और 1 पारसेक हमने देखा था 3.08 इंटू 10⁻16। सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है, कितना मेरा पारसेक में आएगा। सेकेंड है, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशन ऑन द अर्थ विच इज़ 6 months अपार्ट अराउंड द सन, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेरा कि सपोज दिस इज़ माई अर्थ विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा सन है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का हमने दिखा था डिस्टेंस 1 AU है, हमारे को बता रखा है कि 2 लोकेशन पे है 6 month अपार्ट, तो एक लोकेशन ये हो गई 6 महीने बाद, इट विल बी ऑन द अपोजिट साइड। सो टोटल डिस्टेंस जो ये ग्राउंड पे बना रहा है दैट इज़ 2 AU, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले ऑब्जर्व ये किया इस वाले स्टार को, फिर मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया, और ये मेरा पैरेलैक्टिक एंगल हो गया जैसे हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। दिस इज डिस्टेंस स्टार, तो दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, ये दोनों जो एंगल आ रहे हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इट इज़ माई पैरेलैक्टिक एंगल। तो ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना होता है थीटा, सपोज इट इज़ नथिंग बट आर्क कितना हो गया 2 AU डिवाइडेड बाय रेडियस, ये मेरा डिस्टेंस हो गया फ्रॉम माई नियर बाय स्टार विच इज़ 4.29 लाइट ईयर्स, ठीक है। यहाँ से यू कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, 2 AU आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, सो वी कैन टेक आउट दिस वैल्यू, तो 2 AU डिवाइडेड बाय 4.29 लाइट ईयर, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं आंसर। यहाँ पे कह रहा है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज़ अ नीड ऑफ साइंस, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल टू सर्टेन, हम लोगों ने जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट निकाली थी एक्यूरेट मेथड से, सो वी नीड टू फाइंड आउट के स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट निकालने, सो वी नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज T1 पे वो एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, T2 पे वो एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, तो वो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव डिस्कवर्ड द रडार इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो as per the need required we have started building up more precise measurements, ठीक है, more precise equipments जिसके हम more precise measurements लेने लगे। Now think of the following example in the modern science where the precise measurement of the length, time and mass are needed, and also where you can give the quantitative idea for this precision. So length के लिए we have seen electron microscope, ठीक है, length के लिए we have seen in the electron microscope where in the electron microscope में we have seen कि पहले जो हमारे माइक्रोस्कोप होते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, दे कुड नॉट एबल टू मेजर द वायरस की लेंथ और द एटम्स का साइज़ नहीं मेजर कर पाते थे, बट विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी मेरी जो वैल्यू हो गई 0.2 एंगस्ट्रॉम तक वो रेजोल्यूशन है और लीस्ट काउंट है, तो इट कैन ईजिली मेजर द लेंथ ऑफ माई वायरस एंड द एटम्स। सेम वे अगर हम देखें एटॉमिक क्लॉक्स का जो हमारा हुआ सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स, जिससे वी कुड एबल टू प्लेस द सैटेलाइट एट द राइट टाइम एट द राइट पोजीशन, सो ऑल दोज थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट विद द एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट एज द प्रिसाइज मेजरमेंट इन दस आर नेसेसरी इन साइंस, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू मेजर द रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट की चीज़ बताई है, यहाँ पे बताया है कि एक रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी ऑन यूजिंग द रूडिमेंट्री आइडियाज़ विद द कॉमन ऑब्जर्वेशन इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, ठीक है। जैसे हम लोग को सपोज आपको निकालना है टोटल मास ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे आप टोटल मास ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड्स, सो you cannot get the exact precise value, but you can get some with the rudimentary idea, you can get some estimate out of it, तो वो estimation भी that is also quite important, और this set of estimation if you go once you do your engineering and all, उसके बाद जैसे if you see in the marketing it's been used a lot, in the sales it's been used a lot, if you go for the MBA और जो कंसल्टेंसी में जाओगे, if you go after doing the MBAs or after IITs and all, so there this set of estimates and all, it is like the preliminary requirement, बहुत ज़रूरी होते हैं set of things to understand the market size, to understand के कितना बड़ा market size है मेरे किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, so those things has been required.
सो इट डेवलप्स योर एनालिटिकल थिंकिंग. सो यहाँ पे देखते हैं टोटल मास ऑफ द रेन बेयरिंग क्लाउड्स कैसे निकालेंगे. ठीक है, सो हम लोग मास निकालना है. मास क्या होता है मेरा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ द वाटर मुझे पता है, वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मेरा एरिया. ठीक है, मेरे को इंडिया के ऊपर निकालना है. एरिया इंटू मानसून के अंदर, एरिया इंटू हाइट. हाइट क्या होगा मेरा, कि एवरेज रेनफॉल की हाइट कितनी होगी मानसून में. मेरे को रफ आइडिया पता है, इट इज़ अराउंड 1 मीटर के अराउंड रेनफॉल होती है ऑल ओवर इंडिया. और मेरे को यह है मेरी हाइट आ गई. एरिया मेरे को आ गया, इंडिया का एरिया कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर मेरा एरिया है इंडिया का. सो ये मेरा एरिया आ गया, ये मेरी हाइट आ गई. आई कुड एबल टू गेट द वॉल्यूम. और वाटर का मेरे को पता है डेंसिटी इज 10⁻3 kg मीटर -3 होती है. ठीक है, आई कैन पुट ऑल दोस वैल्यू और रफली मेरे को मास आ जाएगा रेन बेयरिंग क्लाउड का. मास ऑफ एलिफेंट निकालना है आपको. मास ऑफ एलिफेंट निकालने का वन वे इज़ टू यूज़ द बर्नौलीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो एक बड़ी सी बोट पे आप बड़ी सी बोट का पहले निकाल लो कि इन द वाटर हाउ मच इट इज़ अंडर द वाटर. तो ये x1 निकाल लो. फिर उसके बाद ये पुट द एलिफेंट ऑन टू इट. ठीक है, एलिफेंट निकालने के बाद ये और अंदर घुस जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा. एंड विद दैट यू कुड एबल टू सी के हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो अभी में भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे हम लोग, कि डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है. ठीक है, वॉल्यूम इज़ माई एरिया. ये जो इसका तो एरिया तो ये तो कांस्टेंट रहेगा. ये मेरी हाइट चेंज हो जाएगी. ठीक है, जब मैंने एलिफेंट को डाला तो ये जो मेरी बोट है और अंदर को घुस जाएगी. ठीक है, सो दैट विल बी x2 - x1 हो जाएगा. पहले मेरा जो बोट घुसी हुई थी अंदर पानी में, x1 घुसी हुई थी. फिर वो जैसे मैंने एलिफेंट को इसके ऊपर रखा तो x2 अंदर घुस जाएगी. सो टोटल लेंथ जो मेरी पानी के अंदर चली जाएगी, ये चली जाएगी, और इतना ही पानी मेरा बाहर आ जाएगा. सो दिस लेंथ इंटू एरिया डेंसिटी मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आ जाएगा. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट, या अगर मैंने ये मेरा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द मास ऑफ एलिफेंट. सो दैट्स हाउ यू कैन एबल टू डू. अब आपको विंड स्पीड बतानी है किसी की, सो स्ट्रॉम की. सो यू वुड हैव डन लाइक दिस के एक बैलून ले लो. ठीक है, यहाँ पे बैलून रख दो. ठीक है, इन द स्टिल एयर, अभी कोई एयर नहीं है. ठीक है, फिर जब विंड आएगी यहाँ पे, सो इट इज़ गोइंग टू ड्रैग, और ये यहाँ पे बलून यहाँ पे पहुँच जाएगा. सो यू कुड एबल टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ थीटा. अब यहाँ पे ये आपको x निकालना है. x आपको पता लग जाएगा, हाइट आपको पता है क्योंकि आपने हाइट पे रखा हुआ है. सो x इज़ नथिंग बट योर h tan थीटा. ठीक है, और ये देख लो आपने ये जो x कितने टाइम पीरियड में पहुंचा डिवाइड बाय t. यहाँ से आप यू कैन गेट द स्पीड ऑफ योर स्टॉर्म. नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन योर हेड. तो एक स्ट्रैंड का जो एक स्ट्रैंड है उसका आप एरिया निकाल लो, और सरफेस एरिया ऑफ योर हेड ले लो. तो सरफेस एरिया ऑफ हेड डिवाइडेड बाय योर सिंगल स्ट्रैंड सरफेस एरिया, यू कैन गेट द नंबर ऑफ हेड. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम. तो एयर मॉलिक्यूल्स आपको पता है, इन योर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं मेरे, दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे 22.4 लीटर गैस में. ये मेरे ये होते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो यहाँ से आप 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में हो गया. ये वॉल्यूम में आ गया. इतने वॉल्यूम में मेरे इतने वॉल्यूम में मेरे Na है, इतने वॉल्यूम में मेरे एवोगैड्रो है. और आपको वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम निकाल लो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट लेके. ठीक है, उससे यू कैन कैलकुलेट कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन डू. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. तो a sun is a hot plasma. This we have to find out the mass density of the sun and whether this density is in the solid, liquid or gas. ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको रेडियस दे रखा है. ठीक है, सन का. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, π/3πr³. मास दे रखा है तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. यहाँ पे जो डेंसिटी आती है दैट इज समवेयर अराउंड 10⁻³ की रेंज में आती है. दैट इज़ बिटवीन सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है. सो बट उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है. देन हाउ कम द वैल्यू इज कमिंग सो हाई, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई डेंसिटी. का रीज़न है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, जो कि गैस को इतना डेंस बना देता है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल ग्रेविटेशनल पुल दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड उसके सेंटर से जो आ रहा है. ठीक है, व्हेन द प्लैनेट, यहाँ पे कह रहा है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज़ एट अ डिस्टेंस दिस मच किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. तो अगर अर्थ से जुपिटर इतना दूर है, सो इफ़ दिस इज़ जुपिटर एंड दिस इज़ अर्थ, तो यहाँ से इतना दूर है. सो दिस डिस्टेंस इज़, मेरा को एंगुलर डायमीटर दे रखा है. ठीक है, सो देखते हैं. सपोज ये दिस इज़ जुपिटर, दिस इज़ अर्थ. यहाँ से मेरे को ये दे रखा है, दिस डिस्टेंस दे रखा है माइल किलोमीटर.
ठीक है, ये एस दे रखा है सपोज, और ये मेरे को थीटा दे रखा है, दिस थीटा इज बीन गिवन टू यू, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डायमीटर, दिस डायमीटर निकालना। सो यहाँ पे आप सिंपल वो लगा दो, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना मेरा डायमीटर डिवाइडेड बाय एस, इसको इधर ले जाओ, डायमीटर आ गया मेरा एस इंटू थीटा, थीटा आप इसको ये आपको सेकेंड्स में दे रखा है, यू कन्वर्ट इनटू रेडियंस, रेडियंस में हमें 1 सेकेंड पता है, 4.185 इंटू 10 टू द पावर, आई थिंक वी हैव सीन इट अर्लियर, यहाँ पे देखा था ना हमने, ये 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन. So you just put that value here. You can calculate the diameter from here. Next है, a man is briskly walking in Manila, making an angle theta with the vertical. Student derive the relationship निकाली उसने, tan theta is equal to v. ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan theta, थीटा का के अंदर का भी डायमेंशन लेस होता है, tan theta भी डायमेंशन लेस होता है, बट यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ रही है वेलोसिटी की, दैट मीन्स इट शुड बी डिवाइडेड बाई यू और सम वेलोसिटी, देन ओनली यू कैन गेट द करेक्ट इक्वेशन. ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ करेक्ट इक्वेशन. नेक्स्ट है, मैन क्लेम्स दैट द 2 सीजियम क्लॉक्स इफ़ इट्स अलाउड टू रन फॉर 100 ईयर. ठीक है, अगर 100 साल तक सीजियम क्लॉक चल रही है तब उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस आएगा दैट इज़ दिस मच टाइम डिफरेंस. सो 1 सेकंड के अंदर कितना आएगा उसमें ये पूछा गया है. ठीक है, सो इफ़ यू सी कि 100 ईयर्स मतलब इफ़ यू कन्वर्ट देम इनटू सेकंड, 100 365 इंटू दिस मच, सो दिस मैनी सेकंड्स में 0.2 सेकंड की इसमें जो डेविएशन आया वो 0.2 सेकंड का है. सो 1 सेकंड में कितना होगा, दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -11. ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में इफ़ यू टेक दिस वैल्यू डाउन हेयर 2. इफ़ यू दिस इज इन दिस मैनी सेकंड्स, ठीक है, इतने सेकंड्स में इतना डेविएशन आया. सो 1 सेकंड में क्या होगा, ये वाला जो नंबर होगा ये आई डिवाइडेड बाई, आई टेक इट डाउन बिलो दिस 0.02, शायद इतने सेकंड में इतना आया. सो दैट मीन्स दैट मीन्स 10 टू द पावर 11 सेकंड में 1 सेकंड का डिविएशन है. ठीक है, सो ऐसे भी देख सकते हैं, 10 टू द पावर 11 सेकंड में 1 सेकंड का डिविएशन है. नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम एज्यूमिंग टू इट्स साइज ऑफ द एटम इज दिस वन. ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी निकालनी है हमें सोडियम एटम की, उसका साइज़ दे रखा है मेरे को एटम का, इट इज़ 2.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर यूज़ करना है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23. कंपेयर इट्स डेंसिटी विद द सोडियम क्रिस्टलाइन फेज में देखनी है, क्रिस्टलाइन फेज में देखनी है इसकी कि व्हाट इज़ द इफ़ द डेंसिटी इन द क्रिस्टलाइन फेज आर द, ये इतनी है कि, और जो हम जो डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और जो ये वाली डेंसिटी है, इज़ देयर एनी वेरिएशन और दे आर द सेम, अगर सेम है तो क्यों है. ठीक है, तो डेंसिटी आपको पता है इट इज़ नथिंग, और यहाँ पे जो है ना हमारे ये दोनों क्वेश्चन लगभग रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे जो है मेरी इट इज़ माई एटॉमिक डेंसिटी, और जो हम होता है एटम होता है, सो इट्स माई एटॉमिक डेंसिटी. ठीक है, एंड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सो सेकंड वाले क्वेश्चन में इट इज़ माई न्यूक्लियर डेंसिटी. ठीक है, तो ये वाली, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी, दिस इज़ माई एटॉमिक डेंसिटी. सो हम इस वाले केस में एटॉमिक डेंसिटी निकालना है. एटॉमिक डेंसिटी इज़ नथिंग बट इज़ योर मास ओवर वॉल्यूम. मास कितना हो गया इसका, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na. ठीक है, इसका मोलर मास कितना 23 डिवाइडेड बाय Na हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर -23. ये इसका मास आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r क्यूब करके, इसका आपको रेडियस दे रखा है. सो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 4/3 पाई r क्यूब. r क्यूब आपको दे रखा है यहाँ पे, साइज ऑफ द एटम दे रखा है ऑलरेडी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, इससे 10 टू द पावर -10 सॉरी -10 एंगस्ट्रॉम है, 10 टू द पावर -10. तो यहाँ से यू पुट दिस वैल्यू, गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम आने के बाद यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी. तो एटॉमिक डेंसिटी आपकी आएगी लगभग 0.58 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे भी जो आपकी वैल्यू आ रही है 0.97 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम मीटर क्यूब भी आ रही है. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है. एंड वाई दीज टू थिंग्स आर सेम, बिकॉज जो सोडियम के जो एटम्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड लाइक दिस. ठीक है, सो दैट्स अ रीज़न कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी वही आ रही है, और जो हमने यहाँ पे एटॉमिक डेंसिटी जो निकाली है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग सेम. ठीक है, तो बिकॉज देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. अब सेकेंड है द यूनिट ऑफ द लेंथ न्यूक्लियर, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर साइज पे इट इज़ बेटर टू टेक द यूनिट ऑफ द लेंथ इन फर्मी. 1 फर्मी इज 10 टू द पावर -15. न्यूक्लियर साइज ओबे दिस लॉ. ठीक है, न्यूक्लियर साइज ओबे दिस लॉ के रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज r0 a raised to power 1/3. ठीक है, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, a इज़ द एटॉमिक मास हो गया, दैट इज़ अगर इस केस में देखेंगे 23, r0 इज़ द कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू 1.2. Now show that the rule implies that the nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. ठीक है, so that means it is saying कि rho is not depending on A. ठीक है, rho is not depending on A.
एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ द यहाँ पे मेरे को सोडियम न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालनी है। हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, एटॉमिक डेंसिटी निकाली थी। यहाँ पे सोडियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम। यहाँ पे जो सोडियम एटम की डेंसिटी निकाली थी उससे ये सोडियम न्यूक्लियस की डेंसिटी को कंपेयर करना है और कितना डिफरेंस आ रहा है वी हैव टू टेल। अब ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं कि यहाँ पे वील फाइंड आउट द न्यूक्लियर डिस्टेंस। सेम करते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास हो गया मेरा मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह मैंने ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाली, आई जस्ट पुट दिस वैल्यू। सो यहाँ पे आ गया 4/3 पाई आर नॉट। ये आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ए इज़ नथिंग बट ये एटॉमिक मास हो गया, तो इससे ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो मेरा डेंसिटी आएगा 3/4 पाई NA आर क्यूब आ गई। तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन ए, it's not depending on A, so we have got it. Nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. It is coming out to be constant. नाउ मेरे को कंपेयर करना है विद एवरेज मास। यहाँ पे जो एवरेज मास आ रहा था मेरा 5.58 इंटू 10⁸। अब मैं यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे विल पुट द वैल्यू, NA की वैल्यू डालेंगे, आर नॉट की वैल्यू ये उठा के डालते हैं 1.42 फर्मी। ठीक है, ये वैल्यू डाली। यहाँ पे जो न्यूक्लियस डेंसिटी आई है मेरी 2.3 इंटू 10⁻15। ठीक है, विच इज़ यहाँ पे 10⁻3। सो इन दोनों के बीच में द रिलेशनशिप इज कि जो मेरी न्यूक्लियस डेंसिटी होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻15 ऑफ आवर एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द ऑर्डर और द रिलेशनशिप वी हैव गॉट कि न्यूक्लियस डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 10⁻15 टाइम्स ऑफ आवर एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, सो अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इट्स बिन लिंक टुगेदर बोथ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लेज़र इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम। द प्रॉपर्टी ऑफ द लेज़र दैट इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। हमने देखा था ना कि अगर कोई इफ़ moon is there and from the earth you are showing you are projecting the laser from here, it is going there and coming back. ठीक है, so from there you could able to find out the distance between them. ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है c इंटू टोटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, और रिफ्लेक्ट करके जो वापस आई है उसका टोटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2d. सो यू कैन ईजिली टेक आउट द वैल्यू ऑफ योर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही किया इन्होंने कि इन्होंने बताया 2.5 सेकेंड लगे कि लाइट जो अपनी लेज़र बीम भेजी उसको रिटर्न आने में मून सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद। वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मीन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अर्थ ये है तो दिस मून इज़ रिवॉल्विंग, मून रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस बताना है मेरे को, रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमने लेज़र लाइट फेंकी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। ठीक है, ये ऐसे गई, ऐसे वापस आई। सो इट इज़ नथिंग बट 2d इज इक्वल टू लेज़र लाइट c इंटू टाइम पीरियड हमारे को दे रखा है। वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, ये वाला क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी ये कह रहा है सोनार है यहाँ पे। ठीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेज़र वी आर सेंडिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स इट इज़ मोर देन योर हियरिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज़ अ साउंड वेव्स, पहले मैं लाइट वेव्स भेजी थी। उसमें यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस, और यहाँ पे क्या है, सबमरीन से टकरा के 77 सेकंड में वापस आ रही है। तो अगेन द सेम फार्मूला आप लगाओ कि टोटल यहाँ से आपने सोनार वेव्स भेजी, यू सेंड इट, वो यहाँ पे सबमरीन से टकरा के वापस आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक गई, सबमरीन से टकरा के वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2d। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है यहाँ पे, सपोज आई टेक द स्पीड ऑफ साउंड v इंटू टाइम पीरियड आपको 77 दे रखा है, ये आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। यू गेट द वैल्यू ऑफ d डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। नेक्स्ट दे रखा है मेरे को, द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड by the modern astronomer are so distant that the light emitted by them takes billions of years to reach the earth। के उसमें जो लाइट एमिट हुई है इट ऑलमोस्ट टेक, लाइट को भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाने में आ जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड क्वाजर्स। ठीक है, क्वाजर्स की यहाँ पे ऑलमोस्ट पता रखा आपको कि टेक्स, वहाँ से जो भी लाइट निकल रही है टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ, हैव मैनी पजलिंग फीचर्स विच इज़ नॉट येट बीन सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड। What is the distance in kilometer of a quasar from which the light takes 3 billion years to reach us? So you can easily take के आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे, स्पीड आपको पता ही है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इन किलोमीटर। तो आपको जो स्पीड लिख दो 3.3 इंटू 10⁵ कर दो रादर देन 10⁸, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट इन किलोमीटर। बिलियन ईयर्स हो गया 3 इंटू 10⁹, 365, 86400। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, सो इट विल कम लाइक 10⁻23 समथिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे का, इन द सोलर एक्लिप्स में क्या होता है ना, डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कवर अप द डिस्क ऑफ द सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2.3 और 2.4 का एग्जांपल,
2.3 और 2.4 का ही तो यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, ये शायद बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग द डायमीटर यूजिंग द पैरेलैक्स के एग्जांपल से, जो हमारे को जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसके बेसिस पे है। तो वहाँ पे दे रखा है कि फ्रॉम द अर्थ इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द मून, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द मून निकालना है आपको, ये पूरा कवर अप कर रहा है। तो सन का जो डायमीटर, सन जो बनाता है ना, दैट इज़ मेकिंग दिस मच एंगल, तो ये एंगल आ रहा है 1920 सेकेंड, 1920 मिनट, और ये जो एस है यहाँ से यहाँ तक का आपका जो ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, दैट इज़ दिस 3 × 10⁸ दिस, ठीक है। सो ये यू हैव टू फाइंड आउट द मून ना, तो मून का ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, दिस एंगल आप सन वाले से निकाल लेंगे, जो बिकॉज इट इज़ कवरिंग द कंप्लीट सन ना, सो पूरा का पूरा डिस्क ऑफ द मून इज़ कवरिंग द सन इन द सोलर एक्लिप्स। तो ये जो एंगल जो सन के लिए बनता है वो मून के लिए बनेगा, तो मून के लिए भी 1920 हो गया, और ये डिस्टेंस आपको पता है, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ द मून 3.8, डायमीटर आप निकाल लेंगे, डायमीटर इज़ नथिंग बट एस इंटू अल्फ़ा। सो आपको एस पता है, अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा आप चेंज कर लेंगे रेडियंस में, ठीक है, यू जस्ट चेंज इट इनटू रेडियंस एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डायमीटर, राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या कह रहे हैं कि अ ग्रेट फिजिसिस्ट PM Dirac love playing with the numerical values of the fundamental constant of the linear. This led to the interesting observation. Dirac find out that the basic constant of the atomic physics, like speed, electron, that charge on fundamental charge, mass of electron, mass of the proton, and the gravitational constant, he could arrive at a number which is the dimension of time, ठीक है। इनसे इन सारी क्वांटिटीज़ से प्ले अराउंड करके जो एक नंबर निकला कि ही अराइव टू द नंबर ऑफ द डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो वो नंबर जो ऐसे निकलता है, ई टाइम इज इक्वल टू दिस इज आपका फंडामेंटल चार्ज स्क्वायर, बेसिकली दिस इज फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट इज Q1 Q2 जो हमारी कूलम फोर्स होती है ना वो, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0, ये हो गया मेरा, दिस इज नथिंग बट योर फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4πε0 इंटू 1 बाय मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर C³ इंटू G, ठीक है। इसको दिस इज़ व्हाट, अगर मैं इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ओपन करूँगा, इसकी ओपन करूँगा, आई विल गेट द इसकी डायमेंशन ओपन करूँगा और इसकी डायमेंशन ओपन करूँगा, इसकी तो डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गई, इसकी मास हो गई, मास स्क्वायर हो गई, इसकी लेंथ इंटू LT-1 और इसका क्यूब करके, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर मैं डायमेंशन डालूंगा, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन सेड कि फर्दर इट वाज वेरी लार्ज नंबर एंड इट्स मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी द एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये जो अगर मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूँ, MP, ME, C की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, एप्सिलॉन की, इफ आई पुट ऑल दोज वैल्यू, सो it should come nearly at a age of universe which is 15 billion years from the table of the fundamental constant in the book. Try to see if you could if you two can construct this number, ठीक है, if the coincidence with the age was significant, what would this imply the consistency of the fundamental constant. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, if we put this value, so हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, it is 0.67 into 10⁹ years, so यहाँ पे आ रही है 0.67 billion years, ठीक है। सो इट इज़ 0.67 बिलियन ईयर्स आ रही है, ठीक है। और हमारा जो दे रखा है यहाँ पे यूनिवर्स दे रखा है 15 बिलियन ईयर्स, सो दैट मीन्स इट इज़ शोइंग के आर फंडामेंटल कांस्टेंट आर वेरिंग, सो इट इज़ एक्सपेंडिंग विद द यूनिवर्स। जिस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है उस तरीके से फंडामेंटल कांस्टेंट्स आर ऑल्सो चेंजिंग, सो दैट इज़ व्हाट इट एम्प्लाइज द कंसिस्टेंसी ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट, सो दैट फंडामेंटल कांस्टेंट इज वेरिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, सो दैट्स वाई, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी हैव सीन आवर NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ के हमने देख लिया। वी हैव सीन आवर दिस एक्सरसाइजेस ऑफ आवर, हमने लेक्चर नंबर 6 देख लिया। वी हैव सीन द एक्सरसाइजेस ऑफ आवर यूनिट्स एंड मेजरमेंट NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ की, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन NCERT लाइन बाय लाइन देखेंगे, ओके। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।